हेलो स्टूडेंट, मैं एम एस आर और आप सभी को फिर से एक नए वीडियो के साथ एम एस आर स्टडी सेंटर में हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग आज सेक्शन बी जो क्लास 9 का JCRT द्वारा जारी किया गया मॉडल सेट 1 का विज्ञान सब्जेक्ट चल रहा है हम लोगों का, उसका सेक्शन बी लेकर आए हैं सॉल्यूशन करने के लिए। देखिए, सेक्शन बी का जो पहला क्वेश्चन है इसमें ये पूछा गया है कि एक जूल को परिभाषित कीजिए। मतलब इसमें आपको पहले एक जूल का परिभाषा लिखना है। उस भौतिक राशि का नाम बताइए जिसका एसआई मात्रक जूल है। आपको ये भी बताना है इस क्वेश्चन में कि एसआई मात्रक जूल है कौन कौन राशि का। तो चलिए फटाफट हम लोग आंसर देख लेते हैं। पहले हम लोग एक जूल लिखेंगे, जूल लिखकर इसको अंडरलाइन कर लेंगे ताकि हाईलाइट हो जाए। फिर लिखेंगे अगर किसी वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगाने पर, कितना न्यूटन बल? 1 न्यूटन बल लगाने पर वह वस्तु 1 मीटर विस्थापित होता है तो उसे 1 जूल कहते हैं। देखिए, अगर कोई वस्तु है यहाँ, अगर इसको हम लोग क्या करते हैं 1 न्यूटन बल लगाते हैं और ये वस्तु जो है वो 1 मीटर क्या होता है विस्थापित हो जाता है तो उसे हम लोग कहेंगे 1 जूल कार्य। अब इस क्वेश्चन में ये भी पूछा गया था कि कौन कौन सा राशि ऐसा है जिसका मात्रक जूल है। तो हम लोग लिख लेंगे कार्य, ऊर्जा और ऊष्मा। ये 3 ऐसा राशि है जिसका मात्रक क्या है? जूल है। तो यही है आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है कि किसी दिए हुए माध्यम में एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 220 हर्ट्ज है तथा वेग जो है वो 440 प्रति सेकेंड है, तो इसकी तरंग दैर्घ्य क्या होगा? हम लोग तरंग दैर्घ्य, वेग और आवृत्ति का संबंध बताए थे, उसी फॉर्मूला से ये मैथ निकल जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि किस प्रकार हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। पहले लिख लेना है कि यहाँ क्या दिया है। तो यहाँ दिया है, लिख देंगे क्या, आवृत्ति 220 हर्ट्ज दिया गया है और वेग जो है वो 440 मीटर प्रति सेकंड दिया गया है। अब तरंग दैर्घ्य पूछा है तो हम जानते हैं, लिख लेंगे कि तरंग दैर्घ्य बराबर वेग बट्टे आवृत्ति, ये फॉर्मूला होता है। हम लोग जानते हैं कि v बराबर लैम्डा एन, यानी तरंग दैर्घ्य इंटू आवृत्ति। तो इसी प्रकार उसी फॉर्मूला से ये वाला निकल जाता है। अब हम लोग वेग की जगह 440 रख देंगे और आवृत्ति की जगह 220 रख देंगे। काट देंगे 220 को 440 से 2 आ जाएगा तो तरंग दैर्घ्य कितना हो गया? 2 मीटर हो गया। तो यही फार्मूला, इसी फार्मूला से हम लोग ये मैथ को आराम से निकल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है कि 46 ग्राम सोडियम परमाणु में कणों की संख्या ज्ञात करें। यहाँ 46 ग्राम सोडियम दिया गया है और पूछा गया है परमाणु में, उस परमाणु में कणों की संख्या आपको ज्ञात करना है। तो किस प्रकार करेंगे चलिए देख लेते हैं। यहाँ भी ठीक 9 नंबर वाला ट्रिक लगाएंगे। 9 नंबर जैसा लिख लेंगे कि यहाँ दिया है, क्या दिया है? द्रव्यमान दिया है 46 U। कितना? 46 U द्रव्यमान को U से सूचित किया जाता है। अब सोडियम का जो परमाणु द्रव्यमान है वो 23 ही है, हम लोग जानते हैं। सोडियम का परमाणु संख्या होता है 11 और इसका परमाणु द्रव्यमान होता है 23। तो यही है मोलर द्रव्यमान। अब किसी कणों का संख्या निकालना है तो याद रखिएगा कि दिया गया द्रव्यमान, मतलब क्वेश्चन में जितना द्रव्यमान दिया गया है और उस क्वेश्चन में दिया गया परमाणु का मोलर द्रव्यमान बट्टे के रूप में अगर हम लोग लिख लेते हैं, साथ ही इंटू देकर एवोगाड्रो की संख्या को लिख लेते हैं। एवोगाड्रो एक संख्या है, एवोगाड्रो ने दिए हैं एक संख्या कि किसी भी परमाणु का 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 कण उपस्थित होता है। तो इसी प्रकार हम लोग लिख लेंगे। पहले दिया गया द्रव्यमान कितना है? वो 46 ग्राम है और सोडियम जो दिया गया था यहाँ परमाणु उसमें 23 होता है मोल द्रव्यमान। 46 को 23 से काट दिए तो हम लोग का निकल गया कितना? 2 निकल गया। अब यहाँ 6.022 इंटू 10⁻23 को इस 2 से गुना कर देते हैं तो 12.044 इंटू 10⁻23 निकल जाता है। तो इस प्रकार इस मैथ सॉल्व हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 11 में आ जाते हैं कि थॉमसन के परमाणु मॉडल की व्याख्या करें। याद रखिएगा इसमें आपको 3 मार्क मिलेगा, इसलिए आप लोग 2-3 पॉइंट दे दीजिएगा थॉमसन के परमाणु मॉडल संबंधित। तो चलिए इसके आंसर देख लेते हैं। देखिए, थॉमसन का परमाणु मॉडल इस प्रकार हम लोग लिखेंगे कि परमाणु एक धन आवेशित गोला होता है। परमाणु जो है एक धनावेशित गोला होता है। 2 नंबर में है कि परमाणु में धनावेशित प्रोटॉन और ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन का मान समान होता है। थॉमसन के परमाणु के मॉडल के अनुसार परमाणु में जो उपस्थित होता है प्रोटॉन वो हमेशा क्या होता है? धनावेशित होता है और इलेक्ट्रॉन जो है वो ऋणावेशित होता है और दोनों का मान क्या होता है? समान होता है। इसलिए परमाणु उदासीन होता है और ये धनावेशित एक गोला है। तो यही थॉमसन के परमाणु मॉडल जो है ये हम लोग शॉर्ट में इसका आंसर इस प्रकार लिख लेंगे।
अब हम क्वेश्चन नंबर 12 में आ जाते हैं कि 0.5 मोल ऑक्सीजन के अणु का द्रव्यमान क्या होगा। यहाँ 1 मोल नहीं, हाफ मोल पूछा गया है, वो भी ऑक्सीजन द्रव्यमान का पूछा गया है। तो चलिए आसान सा सवाल इस प्रकार हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले हम लोग लिख लेंगे, यहाँ दिया है, क्या दिया है कि मोलों की संख्या जो है वो 0.5 मोल है, यानी हाफ मोल है। ऑक्सीजन का मोल द्रव्यमान कितना होता है, ऑक्सीजन परमाणु का होता है 16, और यहाँ ऑक्सीजन चूंकि अणु के रूप में है वो 2, इसीलिए 16 को 2 से गुना कर दीजिए तो कितना होता है 32 ग्राम। ये ऑक्सीजन का मोलर द्रव्यमान निकला और दिया कितना था 0.5 मोल में आपको अब निकालना है। तो द्रव्यमान बराबर होता है मोलर द्रव्यमान इंटू मोलों की संख्या। अब मोलर द्रव्यमान को मोलों की संख्या से गुना कर लीजिए, यानी मोलर द्रव्यमान कितना है 32 है, और मोलों की संख्या दिया गया है 0.5। अब इसको गुना कर दीजिए तो कितना होता है 16 ग्राम होता है। तो यही है आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 में आ जाते हैं कि प्रतिरक्षीकरण क्या है। यहाँ आपको पूछा गया है व्हाट इज इम्यूलेशन, ये प्रतिरक्षीकरण होता क्या है। चलिए देखते हैं इसका आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 जो है प्रतिरक्षीकरण, इसका आंसर इस प्रकार लिख लेंगे कि जब किसी वैक्सीन, हम लोगों को जो वैक्सीन दी जाता है विभिन्न प्रकार के, वो टीके का उपयोग करके शरीर के अंदर सूक्ष्म जीवों को मारकर या उनके प्रवेश पर रोक लगाते हैं, तो इससे शरीर की प्रतिरोध क्षमता बढ़ जाती है। देखिए क्या कह रहा है, हम लोगों के शरीर में इम्यूनिटी पावर होता है, रोग को प्रतिरोध करने का जो क्षमता होता है वो कभी कभी घट जाता है। तो उसको बढ़ाने के लिए वैक्सीन का टीका जो है हम लोग उपयोग करते हैं। इससे क्या होता है, शरीर में उत्पन्न हुआ है कोई हानिकारक अगर सूक्ष्म जीव तो उसे मार देता है या उसके प्रवेश को, उस शरीर के अंदर प्रवेश को रोक देता है। तो या इससे क्या होता है, रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ जाता है। तो यही है, शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता का विकास करने की प्रक्रिया को प्रतिरक्षीकरण कहते हैं। तो इस प्रकार हम लोग प्रतिरक्षीकरण को लिख लेंगे। अब हम लोग इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन को जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 जो सेक्शन बी का लास्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि जल प्रदूषण के 3 कारण बताइए। ये एकदम सरल भाषा में लिखे हैं। 14 नंबर का क्वेश्चन, जल प्रदूषण के 3 कारण। 1 नंबर, उद्योगों से निकलने वाले कूड़े कचरे तथा विषैला तेल जल में बहने से। कभी कभी क्या होता है, उद्योग जो होता है, कारखाना होता है, उससे कूड़ा निकलता है, कचरा निकलता है, उससे विषैला तेल निकलता है। उससे क्या होता है, वो जो तेल है, विषैला पदार्थ है, वो जल के साथ मिल जाता है, जिससे जल प्रदूषण होता है। 2 नंबर में लिखे हैं कि पशुओं को नहलाने तथा शव को पानी में बहाने से। कभी कभी हम लोग शव जो होता है, मर जाता है कोई पशु चाहे आदमी, उसको हम लोग क्या करते हैं, पानी में बहा देते हैं या पशु को नहाते हैं, तो उससे भी जल प्रदूषण होता है। और लास्ट में लिखे हैं कि जल जहाज़ों से निकालने वाले तेल से। जल जहाज जो है वो पानी में चलता है, जल में चलता है, तो उससे कुछ विषैला तेल निकलता है जो पानी में मिलकर क्या करता है, पानी को प्रदूषित करता है, यानी जल प्रदूषण का ये एक भी कारण है। इस प्रकार 3 कारण हम लोग लिखेंगे। इस प्रकार आज की इस वीडियो में हम लोग सेक्शन बी जो जेसीईआरटी द्वारा जारी किया गया मॉडल सेट का सेट 1 का सॉल्व किए। आशा करते हैं कि आपको बेहतर ढंग से समझ में आ गया है, अच्छे से समझ गए होंगे। किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं हुई हो तो आप ज़रूर लाइक करके जाइएगा, साथ ही कमेंट कीजिएगा। और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स खाली है, आप वहाँ अपना क्वेश्चन डाल दीजिए, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल में इस प्रकार लगातार वीडियो पाने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। इसके लिए आपको सब्सक्राइब बटन के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लेना है, ताकि जल्द से जल्द इस प्रकार की वीडियो आपके पास उपलब्ध हो। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।